नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर आज हम 79 नंबर सेट करने वाले हैं, जिसके अंदर 11 मार्च के सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 28 दिसंबर से लेकर 11 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आप आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सारे की सारी वीडियोस आपको मिलेगी वहां पर। आज का पेपर अपना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, आपके लिए दोबारा यहाँ पर ऑफर जो कि लिमिटेड टाइम के लिए यानी 23 फेब लास्ट डेट है इस ऑफर की। इस ऑफर में आपको 12 की बजाय 18 मंथ की यानी 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा मेन भूमिका रहती है टाइम मैनेजमेंट की। कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस से ही संभव है, मॉक टेस्ट से ही संभव है। तो टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर अभी आप यदि टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 12 की बजाय 18 मंथ की यहाँ पर वैलिडिटी है। इसमें रेलवे के अलावा एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी सारे स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चंस का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। अब इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास तीन टर्म्स है, तो प्रत्येक में नीचे हर के अंदर कुछ अंडरूट दिया गया है। इस अंडरूट को हमें हर से हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके विपरीत साइन के साथ जो हर में दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, यदि प्लस दे रखा है तो माइनस लगा देंगे और माइनस दे रखा है तो प्लस लगा देंगे। उसके साथ आपको अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, देखिए, जब आप अंश के अंदर यदि मल्टीप्लाई करते हो विपरीत साइन के साथ तो इस प्रकार से माइनस कर दिया, और नीचे बात करते हैं तो क्या होगा, जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है दोनों का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा। यानी कि अंडरूट 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा, और 3 का करोगे तो अंडरूट 3 का करोगे तो 3 हो जाएगा, और दोनों के बीच में आपको माइनस लगाना है। इसी प्रकार से अगली संख्या 4 अंडरूट 3, फिर नीचे जो हर में दिया गया है इस प्रकार से लिख दोगे उसका कॉन्जुगेट, और नीचे क्या आ जाएगा, 6 अंडरूट 6 का स्क्वायर 6, अंडरूट 2 का स्क्वायर 2, फिर माइनस 6, अंडरूट 8 माइनस अंडरूट 12, माइनस था तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 8 माइनस 12। तो अब देखो नीचे यहाँ पर कितना बचा, इनको यदि हर में घटाते हैं तो 3 बचा, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 3। 6 में से 2 घटाते हो तो 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में से 12 घटाना पड़ेगा तो -4 बचेगा। 3 से देखो 3 कट चुका है, 4 से 4 कट चुका है, और माइनस से माइनस कट चुका है। तो यहाँ पर आपके पास बचा क्या, देखो लास्ट वाले को और देख लेते हैं, जो हर में काटना है कैसे काटेंगे। अब आप जब यहाँ पर देखते हो अंडरूट 8 दे रखा है, अंडरूट 12 दे रखा है, कॉमन क्या आएगा, अंडरूट 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और अंडरूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो इसमें से अंडरूट 4 बाहर आएगा जो 2 के बराबर होता है, तो ये ऊपर तो आपका 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो जाएगा, नीचे 4 है, और अंदर कितना बचा, अब 2 प्लस अंडरूट 3 इतना बच चुका है अंदर। अब यदि आप इसको काटते हो यहाँ से, ये 2 से 2 जाएगा और 2 से 3 बच चुका है, और बाकी संख्या आपके पास क्या क्या बची थी यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक तो आ जाएगा 12 आ जाएगा, अंडरूट का 12 आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा अंडरूट का 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका अंडरूट का 18 आएगा, प्लस का 6 आएगा, ये बचा है, और बाकी ये प्लस में ये संख्या है। तो ये तो एक बार फिर से ऐसा ऐसा लिख देते हैं इसको तो, और बाकी क्या बचा हमारे पास उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये 2 भी कट चुका था, तो एक बचा हमारे पास 3√2 और एक 3√3। अब देखो ये आपस में कट चुके हैं, और कुछ कट रहा है, अभी तो नहीं कट रहा है। अब देखो √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर √4 है इसके अंदर, यदि 12 के टुकड़े करते हैं तो 3 और 4 होते हैं। अब यदि 4 का वर्गमूल देखें तो 2 होता है, तो 2√3 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर बात करें तो टुकड़े होते हैं 3 और 2, 9 और 2 होते हैं। 9 की बात करें तो किसका वर्गमूल होता है, 3 का, तो 3√2 लिख सकते हैं इसको।
आपके पास दो संख्याएं तो ये बच चुकी हैं, इनके बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा और +3√2 +3√3 ये बचा है। अब ये और ये आपस में कट गए, लास्ट में आपके पास क्या बचा, 2√3 +3√3, दोनों को जोड़ोगे तो 5√3 बच चुका है। फाइनल आंसर ये आया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 3, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे इसको 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 मापा जा सकता है, ये सवाल है। अब देखो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले एक में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 400 + 20 तो 420 हो जाएगी पहली संख्या, दूसरी आपकी 3150 हो जाएगी और तीसरी आपकी 1470 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ लेना है। तो सब में 0 0 कॉमन आना है, यानी कि मैं 10 कॉमन ले लेता हूं तो 42 बच जाएगा, यहाँ इतना बचेगा और यहाँ पर इतना बच जाएगा। अब मैं 7 का भाग और दे दूं इसके अंदर, यहाँ पर दिया तो 6 आया, ये आपका 25 बार गया, 25 बार क्या 45 बार गया, और ये आपका 21 बार गया। 3 का भाग और चला जाएगा, 3 और कॉमन ले लिया, 2 बचा यहाँ पर 15 बचा और यहाँ पर 7 बच गया, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो आपका एचसीएफ है वही अधिकतम लंबाई है जिससे हम तीनों को माप सकते हैं। तो 10, 7 और 3, ठीक है। तो इनको यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 210 आ जाता है। तो 210 वो अधिकतम लंबाई हो गई जिससे तीनों को पूरा पूरा मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, ये 564 कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 246 भी 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। यानी कि मैं यदि इसको a मानूं और इसको b मानूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये पूरा a³ - b³ बन चुका है, ऊपर की बात करें तो। और नीचे यदि बात करें, ये आपके 2 बार a × a लिखा हुआ है, तो मैं इसको a² लिख देता हूँ। यहाँ पर a × b हो गया है और ये b² हो गया है, तो इसको मैं ए बी लिखता हूँ और इसको b² लिखता हूँ। अब देखो a³ - b³ का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, a - b होता है, a² + ab + b² ये होता है। और नीचे आपके पास पहले से a² ab + b² है। अब ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, a - b बचेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये करना है, इसके बाद में आपको मान रखने। अब आप हमने a क्या माना था, b क्या माना था, वो मान रख दो। ये 564 था और ये 246 था, दोनों को यदि घटाते हैं तो आपका 318 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। देखो दो लोग हैं, ए और बी हैं। अब सबसे पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं। ए 20 दिन में काम करता है, बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। अब सी आया, सी ने शेष काम को 2 दिन में पूरा कर दिया, जितना काम बचा था सी ने पूरा कर दिया। तीनों को मिलाकर कुल काम का 2400 रुपये मिला है, ठीक है। जितना जितना उन्होंने काम किया उसके हिसाब से उनको पैसे बंट जाएंगे। तो पूछा गया है सी और ए की जो दैनिक मजदूरी है उसका अंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास समय का अनुपात क्या है, ये 20 दिन में काम कंप्लीट करता है और बी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो दिनों का अनुपात होता है और जो क्षमता यानी इफिशिएंसी, वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि आपको इफिशिएंसी का दिया गया है तो और आप समय का अनुपात निकाल सकते हो, उल्टा कर दो उसको, अनुपात निकाल सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू जब तक नहीं निकाल सकते, आपको कोई भी एक्चुअल वैल्यू दी नहीं हो। तो देखो यहाँ पर समय का अनुपात हमारे पास है, क्षमता कह दो, एक दिन का काम कह दो, इफिशिएंसी कह दो, कैसे होगा इसका उल्टा कर दो आप, यानी कि 20-15 तो 15-20 हो जाएगा। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, ये 3:4 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्षमता का अनुपात आ चुका है, 3:4 आ चुका है। हम कह सकते हैं ए 3 बनाता है तो बी 4 बनाएगा, इस प्रकार से है। अब यदि टोटल निकालना है कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और टोटल समय उसको कितना लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। तो एक दिन में यदि 3 बनाता है, टोटल 20 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो चुका है, 60, यानी टोटल काम 60 हो चुका है। यानी हमें टोटल 60 यूनिट या कोई भी चीज बनानी है वो 60 यूनिट बनानी है, ये हो चुका है। अब देखो 60 यूनिट बनाते हैं, ए और बी कितने टाइम तक काम करते हैं, 5 दिन तक करते हैं। देखो दोनों यदि मिलेंगे ए और बी, एक दिन में कितना बना देंगे, 7 बना देंगे। एक दिन में यदि 7 बना देते हैं, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा,
5 7 है 35 हो जाएगा, यानी कि 5 दिन में ये 35 चीजें बना देंगे। उसके बाद में कितना बचा, यदि शेष की बात करते हैं, 60 में से 35 घटा दो आप, 25 काम अब शेष बचा है, 25 यूनिट बचे हैं। इसको अब कौन बनाएगा, 25 यूनिट को बी बनाता है। देखो 25 यूनिट है, 2 दिन काम करता है, तो एक दिन में कितना बनाया होगा उसने, 12.5, यानी कि बी की इफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है। बी की क्या, सी की इफिशिएंसी आ चुकी है कितनी, 12.5। क्योंकि देखो सी की इफिशिएंसी की बात करें, टोटल 25 यूनिट है, 2 दिन में काम करता है, तो कितना आया, 12.5 आया। ये सी की क्या है, क्षमता लिख दो, क्षमता सी, ऐसे कर दिया मैंने, ये आ चुका है। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीनों को एक बार फिर से लिख देता हूं मैं आपको, पी एन पास सी, इस प्रकार से। ये एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। बी कितना करता है, 4 काम। और सी कितना करता है, 12.5 यूनिट बनाता है। ठीक है, इतना बनाता है। टोटल काम कितना था, 60, यानी कि 60 कोई चीज बनाने के लिए कितना पैसा मिल रहा था, 2400 रुपये मिल रहा था। तो एक वस्तु बनाने के लिए कितना मिलेगा, 60 का भाग दे दो आप, ये आपका 40, यानी कि 40 रुपये मिल रहे थे एक वस्तु को बनाने के लिए। अब पूछा गया है सी और ए की दैनिक मजदूरी का अंतर कितना है। अंतर यहां हम डायरेक्ट देख लेते हैं, कितना अंतर, 9.5 है। कितना है, 9.5 है। तो 9.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 9.5 इंटू 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से पॉइंट कट जाएगा, और ये 20 दो आई हासिल, 4 4 36 और 2 38, यानी कि 380 रुपये आ चुका है। उन दोनों की दैनिक मजदूरी का अंतर कितना है, 380। यदि उनकी मजदूरी पूछी जाती तो क्या करते आप, आपके पास एक की वैल्यू 40 आई थी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 40 120 हो जाती। यदि ए की पूछता, हमारा आंसर आ चुका है। अब हम यदि बात कर रहे हैं कि वो कहता कि ए की मजदूरी कितनी थी, तो 3 को हमने 120 से मल्टीप्लाई कर, 3 को 40 से किया, 120 आया। बी की मजदूरी यदि पूछता तो ये हो जाती है 160, 4 को 40 से कर दिया, और इसी प्रकार आप सी की भी निकाल सकते थे। तो यदि मजदूरी पूछता तो हम इस प्रकार से निकाल सकते थे, अंतर पूछा गया तो हमने निकाल दिया है। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सॉरी, देखो संख्याओं का क्या करना है, इस श्रेणी का जो है, दी गई संख्या श्रेणी का योग बताना है, यानी कि इस श्रेणी में जितने भी पद है उन सब का योग किसके बराबर होगा, ये पता करना है। योग तो देखो बाद की बात है, पहले संख्या तो हमें पता चले कि कितनी संख्याएं हैं। तो संख्या कैसे पता करेंगे, अंतिम संख्या 75 है, सबसे पहला पद 25 है, तो हम क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फिर जो दोनों, फिर श्रेणी का जो अंतर है, यानी कितने का अंतर है, 1 का अंतर, आगे भी कितने का होगा, 1 1 का अंतर चल रहा होगा, तो उससे हम डिवाइड करते हैं और +1 कर देते हैं, इस प्रकार से। ऐसा करोगे तो 50 + 1 आएगा, यानी कि 51। तो श्रेणी में टोटल कितने पद हो चुके हैं, 51 पद हो चुके हैं, 51 पद हो चुके हैं। अब हमें निकालना है योग। योग के लिए क्या करोगे आप, इस श्रेणी का औसत ले लो और उसको नंबर ऑफ पद से मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि देखो अंतर बराबर है तो सिंपल हम औसत ले सकते हैं, पहले पद और लास्ट पद दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, यानी प्रथम प्लस अंतिम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ये हमारा औसत आ गया, और इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो। पहला कितना है, 25, 75 करोगे 100 हो जाएगा, 50 आएगा, 51, n का मान रख दिया, तो ये आपका 25 50 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। एक व्यक्ति 2460 रुपये उधार लेता है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष की समाप्ति पर उसको देना है, किस्त देनी है, बराबर बराबर रुपए की देनी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है, यानी कि एक व्यक्ति था 2460 उसने उधार लिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज पर उसको 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उसको देना है, तो प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों के अंदर चुकाना है, प्रत्येक वर्ष समान समान राशि चुकानी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछी गई है कितनी है, 5% को हम भिन्न में क्या मान सकते हैं, 1/20 मान सकते हैं, 1/20 मान सकते हैं। तो देखो मान लिया कि 20 पर कितना बढ़ गया, ब्याज मिला, 1 मिला, तो पहले साल की यदि बात करोगे आप
तो क्या हो जाएगा, पहले साल की बात करोगे 20 पर आपको एक बढ़ गया, कितना मिलेगा, 21 हो गई राशि, 21 रुपए देना पड़ेगा। 20 के बदले कितना देना पड़ेगा एक साल के लिए, 21 देना पड़ेगा। 2 साल की बात करते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 400 आ जाता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इतना आ जाता है। यानी 2 साल पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 का उसको कितना देना पड़ता है, 441 देना पड़ता है। ये चीज एक चीज। अब देखो हम बात करते हैं कि पहले साल के लिए यदि राशि 20 रुपए थी, मैं देखो इस राशि को 2 भागों में तोड़ लूंगा। ठीक, मैंने मान लिया कि ये राशि थी, पहले वर्ष के लिए जो राशि देनी पड़ी उसको हमने अलग मान लिया, दूसरे वर्ष के लिए अलग मान लिया। तो 20 पर यदि देखो एक साल की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यदि 2 साल की बात करते हैं तो राशि क्या हो जाएगी, 400 से कितनी हो जाएगी, कितना देना पड़ेगा, 141 देना पड़ेगा, 141 देना पड़ेगा। तो पहले वर्ष का है ये और दूसरे वर्ष का है ये, ठीक है। 20 पर कितना देना पड़ेगा, 21 रुपए। 400 पर दूसरे साल कितना देना पड़ेगा, 441 रुपए। यदि मैं 400 रुपए लेता हूं तो दूसरे साल मेरे को इतना देना पड़ेगा, और पहले साल 21 रुपए कब देना पड़ेगा, जब मैं 20 लेता हूं। अब उसने कहा है कि जो पहले साल की किस्त है और दूसरे साल की जो किस्त है वो दोनों किस्त बराबर करनी है, यानी कि ये 441 है तो ये भी 441 होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि मैं इसको 21 से कर रहा हूं तो मेरे को इसको भी 21 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो चुका है आपका 400। यदि इसकी बात करें तो ये कितना हो गया आपका 441 हो चुका है। अब देखो दोनों किस्त बराबर बराबर हो चुकी है, पहले साल ये किस्त थी ये भी इतनी, दूसरे साल ये देगा ये भी बराबर, दोनों बराबर हो गई है। अब देखो यहाँ कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। यानी कि एक राशि ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब ये दोनों राशि है, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, यानी कि 820 रुपए है कुल टोटल। 820 रुपए उसने लिए, जो कि किसके बराबर एक्चुअल में 2460 के बराबर है। 820 की वैल्यू किसके बराबर है, 2460 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप भाग दोगे 3 के बराबर हो जाएगी। और हमें पूछा गया है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त कितनी है, 441 की वैल्यू बतानी है। तो आप 441 इंटू 3 कर दोगे, 3 आया, ये 12 एक आई हासिल, 12 और एक 13, इतनी राशि हो गई है प्रत्येक किस्त की। ऑप्शन नंबर 1 आ गया। तो एक मेथड तो ये था। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड की बात करते हैं, क्या है कि एक फॉर्मूला है आपके पास, 2460 किसके बराबर आएगा, हम कहेंगे कि जो किस्त की राशि है जितनी देनी है वो, उसको मैंने मान लिया x मान लिया। अब क्या हो जाएगा, जितने साल के लिए कहे ना, आपको क्या करना है, ऊपर तो 100, नीचे 100 प्लस r। एक साल के लिए कहे तो इतना। यदि 2 साल की बात करें तो फिर x, ऊपर 100, नीचे 100 प्लस r, और पूरे का स्क्वायर कर दो। 3 साल के लिए कहे तो एक क्यूब और आपको लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि यहाँ करें, x तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ऊपर 100 है, नीचे 100, और r का मान कितना रखोगे 5, काटोगे तो 20/21 आ जाएगा पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए काटोगे तो 20/21 का स्क्वायर आ जाएगा। और ज़्यादा यदि सॉल्व करें तो ये तो 20/21 आ चुका है, ये आ जाएगा आपका 400/441 आ जाएगा, इतना आ गया। अब यदि आप एलसीएम ले लो चाहे, या फिर इसको भी यदि हम 441 बनाएं तो ऊपर किससे, ऊपर नीचे 21 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 420 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और नीचे 441 हो चुका है। दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये आपका कितना आ चुका है, ऊपर आ चुका है 820 आ चुका है, और ऊपर तो आपका 820 आ चुका है, नीचे आपका 441 आ चुका है, इधर आपका 2460 है। तो यहाँ से भी यदि आप x का मान निकालोगे ना, तो यहाँ से ये 3 बार जाएगा और 3 उतना ही मान आएगा, यानी कि 13-23 आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड आपके पास, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अच्छा सवाल है
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। एक वर्त की परिधि पर 10 समदूरस्थ बिंदु है, यानी कि 10 बिंदु एक वर्त के ऊपर बनाए गए हैं, बराबर बराबर दूरी पर है प्रत्येक बिंदु। मान लीजिए कि उनमें से दो बिंदु ए और बी इस प्रकार से है कि वो वर्त के व्यास के दो सिरों पर है। यदि इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए तीन बिंदु चुनने हैं, मिलाकर एक त्रिभुज को बनाते हैं, यानी कि तीन बिंदु चुनने जो एक वर्त को एक त्रिभुज को बनाते हैं, तो इसके AB व्यास वाले अर्धवर्त के अंदर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ए और बी वर्त के अंतर्निहित माना गया है। देखो क्या है कि 10 बिंदु वो कह रहा है कि लेने हैं, बराबर बराबर दूरी पर है। ए और बी बिंदु कहाँ पर है? व्यास के दोनों सिरों पर है। अब देखो वो कह रहा है कि हमको तीन बिंदु चूज करना है जिससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। अब उन तीन बिंदु के ना क्या कह रहा है कि प्रायिकता क्या पूछा है कि अर्धवर्त में होने की प्रायिकता। तो देखो और अच्छे से समझने के लिए हमने एक बनाया वर्त, इसका बनाया व्यास। ए बिंदु मान लिया ये वाला है, बी बिंदु मान लिया ये वाला है, दो बिंदु हो गए। अब कितने बचे? टोटल थे 10 बिंदु, 8 बिंदु बचे। मान लिया एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, 4 इधर हो गए क्योंकि दूरी समान है। अब बाकी 4 बिंदु यहां पर हो जाएंगे। इस प्रकार से हो चुके हैं, सारे बराबर दूरी पे बना लिए हैं। तो अर्धवर्त के अंदर टोटल कितने बिंदु हो गए हैं? ए बी दो तो ये खुद हो गए और 4 आते हैं यदि ऊपर वाले को चुनते हो तो भी, और यदि नीचे वाले को चुनते हो तो भी। टोटल कितने आ जाएंगे? 6 बिंदु आते हैं। ठीक है, 4 तो ये वाले और 2 ए बी वाले, क्योंकि आधे वर्त की जब बात करते हैं हम ए बी को भी तो काउंट करेंगे। तो देखो टोटल यदि बात करें, टोटल बिंदु कितने हैं? हम कहेंगे 10 बिंदु। और यदि अर्धवर्त वाले बिंदुओं की बात करें तो कितने? एक अर्धवर्त में बिंदु 6 बिंदु है। मान लिया कि मैं ये ऊपर वाला अर्धवर्त ले रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने बिंदु है? ए एक, बाकी 4 ये और एक बी, टोटल कितने बिंदु हो गए? 6 बिंदु हो गए। यानी ये है 10 बिंदु और ये हो चुके हैं अर्धवर्त में 6 बिंदु। अब हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता को पी से बोल दिया। क्या हो जाएगा? संभावित तो ऊपर और टोटल नीचे। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो घटित होने वाली ऊपर और टोटल कंडीशन नीचे। तो क्या कह रहा था? 6 थे और नीचे टोटल, यदि टोटल की बात की जाए हमको क्या करना है? अब ये नहीं, हमको क्या करना है? ऊपर की यदि बात की जाए, सबसे पहले संभावित क्या कह रहा है कि अर्धवर्त में से 3 बिंदु चुनने। अर्धवर्त में टोटल कितने हैं? 6 बिंदु। तो 6 में से 3 बिंदु चुनने का इस तरीके से है। इसी प्रकार से पूरे की बात की जाए तो 10 में से 3 बिंदु चुनने को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, माना कि मैंने ऊपर वाला अर्धवर्त लिया, उसमें से 6 टोटल बिंदु है, उनमें से कोई भी 3 बिंदुओं को चुनने का तरीका 6C3 हो चुका है। और टोटल बिंदु कितने हैं? 10 पूरे वर्त में, उनमें से 3 बिंदु चुनने का 10C3 लिख देते हैं। अब देखो अभी तो हमने बात की ऊपर वाले वर्त की, ऐसा भी तो हो सकता है हम नीचे वाला वर्त भी तो ले सकते हैं। अर्धवर्त, 2 अर्धवर्त बनते हैं एक वर्त की बात करें तो नीचे वाला यदि लेते तो भी फिर क्या होता है? टोटल उसमें भी 6 बिंदु होते। तो 6C3, क्योंकि ए बी तो दोनों तरफ काउंट होगा, 6C3 उसमें भी यही होता। मैंने क्या किया? नीचे वाला अर्धवर्त लिया है और 10C3 इस प्रकार से। ये तो क्या है, यदि बाई चांस मेरा पहला वाला ऊपर वाला अर्धवर्त होता, या फिर या के लिए हम बीच में प्लस लगाते, नीचे वाला अर्धवर्त, ये दोनों कंडीशन बन रही है तो देखो दोनों सेम है तो मैं 2 लगा दूं और बाकी लिख दूं 6C3 10C3 इस प्रकार से। अब देखो इसको 6C3 को लिखने का तरीका क्या है? 6 5 4 लिख दो। अब नीचे 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे वाले में भी ऐसा आएगा। यहाँ लिख देते हैं 10 8 10 9 8, यानी आपको कम करते हुए जो नीचे दिया गया है 3 वहां तक लिखना है। अब क्या करोगे? जो कट रहा है उसको काट दो। 5 से ये 2 बार कटता है, 4 से ये 2 बार कटता है,
एक दो से ये 3 कट गया और एक दो से ये 2 खुद कट गया, तो ऊपर 3 आया, नीचे 9 आया है। कितना हो गया? 3 बटे, और इससे काटोगे तो 1/3 आ जाएगी आपकी प्रायिकता। तो ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है? 1 हो चुका है। इस प्रकार से करना है। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। किसी परीक्षा में 28% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, 32% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें देखो दोनों वाला अनुत्तीर्ण देखना है सबसे पहले। यदि उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण, दोनों वाला देखना है सबसे पहले। क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण हुए 20% छात्र दोनों के अंदर। अब बाकियों को भी इसी में चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो अब किसी को भी चेंज नहीं करना है। तो 28 किस में? हिंदी में, और 32 अंग्रेजी में। पूछा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है। तो क्या करोगे आप? 28 प्लस 32 इन दोनों को जोड़ दो, और कुल वालों को यानी दोनों वालों को घटा दो। इसमें से ये घटा दोगे तो टोटल अनुत्तीर्ण आ जाएंगे हमारे पास। ये 28 और ये कितना हो जाएगा? 60। 60 में से 20 घटाओगे तो 40। 40 क्या है? अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो चुके हैं? 40 हो चुके हैं। अब टोटल 100 में से यदि आप अनुत्तीर्ण घटाते हो तो कितने आ जाएंगे? उत्तीर्ण आ जाएंगे। ये आपके उत्तीर्ण हो चुके हैं। बस इतना सा करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। सबसे पहले इसका अंडरूट करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 12 जोड़ोगे तो ये टोटल 16 हो जाएगा। अब 16 के ऊपर फिर से वापस अंडरूट लगा हुआ है ना पूरा का पूरा, तो ये आपका फिर 4 हो जाएगा। इतना हो चुका है। यहाँ तक का मान हमारा कितना आ चुका है? ये आपका 4 आया, फिर 12 जुड़ा 16 हुआ, वापस 4 आ चुका है यहाँ तक का। अब आपके पास क्या क्या बचा है? एक तो 6 बचा है, एक अंडरूट 5 बचा है, और यहाँ पर आपका 4 आ गया है। इतना बचा है। अब इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 का अंडरूट है पूरे पे, तो वो कितना आ जाएगा? मान आपका 3 आ जाएगा। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आपके पास 6 बचा है और 3 बचा है। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो अंडरूट 9 आता है, और इसका मान आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया है कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष पृष्ठ को पूर्णतः ढके हुए है। तो पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा की 3 गुनी है। तो उस पूरे पिंड का जो बना हुआ है ना, उसका आयतन बताना है। ये एक घन बनाया गया है। सबसे पहले देखो इस प्रकार से एक पिरामिड बना देते हैं ऊपर। ये तो हो चुका है आपका पिरामिड, और इसके नीचे क्या है? एक घन बना हुआ है। अब घन के पीछे भी इस प्रकार से बनाना पड़ेगा हमें, और पिरामिड इसको भी ऐसे टच कर रहा होगा। तो ऐसे बनाया हुआ है। एक चौथी भुजा और है यहाँ पर, वो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ये हमारे पिरामिड हो चुका है, और ये नीचे एक आपका घन है, इसको पूरे तरीके से ढका हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले पृष्ठ को पूरी तरीके से ढक लिया गया है। यदि हम ऊपर वाले पृष्ठ का चित्र बनाएं तो कुछ इस प्रकार से आपको ऊपर से देखने पे इस प्रकार से दिखेगा कि ये जो घन का पूरा पृष्ठ था, ये पिरामिड इसको इस प्रकार से ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, घन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, और ऊपर वाले का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों का आयतन निकालना है और उनको जोड़ना है। अब देखो हमारे पास घन के आयतन का तो फॉर्मूला होता है, इसका आयतन का तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है? a³ होता है। मगर इसके आयतन का फॉर्मूला नहीं होता है। इसका आयतन का फॉर्मूला देखो, आप ध्यान रखो कि क्या होता है। 1/3। ओके। उसके बाद में क्या करना है आपको? ये देखो जितनी भुजा है, जैसे यहाँ पर a भुजा है तो हमने कर दिया a²। ठीक है, ये वाली भुजा जो भी आधार भुजा, और ऊंचाई उसको h, ये हो चुका है 1/3 a² इंटू h, ये हो चुका है। अब जो ये a है, ये तो दोनों के अंदर बराबर है, क्योंकि ये भी घन है, घन की प्रत्येक भुजा a है, और ये भुजा भी a है। तो ये दोनों आयतन निकालकर हमको जोड़ना है। अब इसका मान निकालो। आपको क्या दिया गया है? भुजा तो देखो दोनों बराबर हो चुकी है। बाकी बात करते हैं
अब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर एक पिरामिड बनाया। पिरामिड का आधार घन के शीर्ष को पूर्णतः ढकता है। पिरामिड की ऊंचाई है ना, वो घन की 3 गुना है। यानी कि ऐसे मान लो घन की भुजा की 3 गुना है। यानी कि घन की भुजा a है तो पिरामिड की ऊंचाई कितनी हो चुकी है? 3a हो चुकी है। ठीक है, 3a हो चुकी है। a का मान आपको 10 दे रखा है, तो ये आपका कितना हो गया? 30 हो गया है। यानी पिरामिड की ऊंचाई 30 दे रखी है। अब सब वैल्यू आपको दी गई है, बस दोनों का मान निकाल के जोड़ना है आपको। देखो 1/3, a का मान कितना दे रखा है? 10, तो ये आपका हो जाएगा 100a² इंटू 30, इतना करना है आपको। तो यहाँ से आप यदि इसको सोल्व करते हो तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 10, ये आपका 1000 आ चुका है। यहाँ मान निकालोगे, 10 का क्यूब करोगे, ये भी 1000 आ चुका है। दोनों आयतन को यदि आप जोड़ते हो तो ये आपका 2000 आ जाएगा। बस ये करना है आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1 हो चुका है। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। ABC का अनुपात ये दे रखा है, इसका निकालना है। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। A का मान 2 है, B का मान 4 है, C का मान कितना है? 6 है। ये आपको रखना है यहाँ पर, तो रख दो बस। A का मान 2 2 4, उसके बाद में बात करते हैं 4 6 लाइन से, फिर बात करते हैं 6 2, ये हो चुका है। सरल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, 3 का भाग दोगे तो 2, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 6, 6 18 हो जाएगा। कितना हो चुका है? अब 6 को छोड़ दो, ये अनुपात हो जाएगा 3:4:18 आपका ये इस अनुपात में है, ये इस अनुपात में होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 28 की बात करते हैं। एक बारंबारता बंटन में प्रेक्षणों का मान इस प्रकार से दे रखा है। ये आपको बारंबारता दे रखी है। अब इनका आपको समांतर माध्य बोल दो या माध्य बोल दो, वो निकालना है, कहने का मतलब। अब सबसे पहली बात तो ये बारंबारता क्या होती है? तो जैसे 5 बारंबारता किसकी है? 2 की है, तो 2 यानी कि इसके अंदर 5 बार आया है। इसी प्रकार से 4 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 8 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ये होती है बारंबारता। तो बारंबारता क्या होती है? हमें बार बार एक संख्या को लिखने की बजाय हम कहते हैं कि उसकी बारंबारता 5 है, 5 बार लिखने की बजाय। इसी प्रकार से कह दिया 4 की बारंबारता 3 है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं बारंबारता का मतलब। तो संख्याएं कौन कौन सी है आपके पास? एक 2 है, एक 4 है, एक 8 है, एक 7 है और एक 5 है। इतनी हो गई। इनकी बारंबारताओं की यदि बात की जाए तो 2 की 5 है, इसकी 3 है, ये 2 हो गई, ये 6 हो गई, ये 4 हो गई। तो एक संख्या 2 है, कुल टोटल कितनी हो जाएगी? तो हम f इंटू एक्स कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। और 4 3 संख्याएं हैं, कुल टोटल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ से योग करते हैं, 2 संख्याओं का 16 हो जाएगा। 6 संख्याएं हैं, साथ साथ करके सबका योग 42 हो जाएगा। 5 4 बार है, सबका योग 20 हो जाएगा। ये इनका योग निकाल लिया। कुल टोटल यदि आप करते हो, ये आपका 10 हो गया और ये 20 30 हो गया। एक तो ये आपका 60 कितना हो गया? यहाँ से 60 हो गया और ये 10, तो वो पूरा का पूरा कितना हो चुका है? ये आपका 100 हो चुका है। और इनको जोड़ोगे तो ये 20 आ जाएगा। नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। और योग कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा। बस अब आपको माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? योग बटे संख्या। तो योग कितना है? टोटल 100, संख्याएं टोटल कितनी है? 20, करोगे तो भाग दोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। सुमंत ने वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा। उसने जिस मूल्य पर खरीदा था, मान लिया कि वास्तविक मूल्य को मैं लिख देता हूं एक्चुअल प्राइस, एपी लिख देता हूं। अब उसने 15% कम मूल्य पर खरीदा, तो हम इसको लिख देते हैं 3/20 होता है 15% की वैल्यू। ये तो हो गया एपी, और उसने सीपी यानी कि जिस पर खरीदा। तो देखो 20 की चीज 15% कम मूल्य पर खरीदा है वास्तविक से। वास्तविक मूल्य 20 था, 3 कम पे खरीदा है, तो कितना हो गया? 17 हो गया है।
उसने जिस मूल्य पर खरीदा था उससे 35% अधिक मूल्य पर इसे बेच दिया। जिस मूल्य पर खरीदा था उससे कितने पे अधिक? 35% पे। तो 35% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 7/20 लिख सकते हैं। ठीक है, 7/20। बेचने को हम लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। कितने पे? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर खरीदा था, 20 पर खरीदा, 7 अधिक यानी 27 पर बेच दिया उसने। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी एक्चुअल प्राइस से विक्रय मूल्य कितना अधिक है। तो सबसे पहले हमको इनको एक अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका 400 आ जाएगा और यहाँ लास्ट में कितना आ जाएगा? 17 7 कितना होता है? 119, 11 17 दूनी 34 और 10 44 और 1 45। ये आ चुका है आपका। बीच वाली निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसपी और एपी की बात चल रही है। तो देखो पूछा गया है कितना प्रतिशत अधिक था। कितना प्रतिशत अधिक, कितना अधिक दिखाई दे रहा है? 59 अधिक दिखाई दे रहा है वास्तविक प्राइस से या एक्चुअल प्राइस से। किस पर? एक्चुअल प्राइस इंटू 100 कर दोगे। 00 से 00 कट चुकी है। 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 जाएगा। 16 गया, अब कितना बचा? 3 भाग नहीं जा रहा है, एक जीरो उतारोगे। उसके बाद में 30 में कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा और फिर 2 बचेगा 5 बार। तो 14.75 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल 35 की बात करते हैं। किसी कक्षा में नोटबुक बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चों की संख्या की 1/8 के बराबर नोटबुक मिलती है। यानी कि एक्स क्लास में यदि बच्चे हैं, ये बच्चों की संख्या हो गई, तो प्रत्येक को कितनी नोटबुक मिली है? हम कहेंगे x/8 इतनी मिली है, यानी संख्या की 1/8 मिलती है, तो इतनी मिली है प्रत्येक बच्चे को। यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या से आधी हो, आधी का मतलब यहाँ पर x है, अब कितना करना है? x/2 कर दो बच्चों की संख्या। तो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक 16 मिलती है। अब यदि देखो प्रति संख्या बच्चों की आधी हो गई है तो नोटबुक प्रत्येक को कितनी मिलेगी? डबल मिलेगी, क्योंकि संख्या अब आधी हो गई है, उतनी नोटबुक बांटी जा रही थी। तो अब कितनी? डबल कर दो इसका, x/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा। एक तरीका और है कि मान लिया कि प्रत्येक बच्चे को मिलती है x/8 नोटबुक और क्लास में कितने हैं? x, तो टोटल नोटबुक आ चुकी है ये किसके बराबर होगी? बाद में भी x/2 बच्चे थे, तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। मान लिया a कि अब कितनी नोटबुक प्रत्येक बच्चे को मिली है वो मैंने ये मान लिया। तो देखो एक x से एक x कट जाएगा और इससे यदि काटोगे तो 4, तो a का मान कितना आ चुका है? x/4, यही हमारा आया है। तो इस प्रकार से कर लो, या इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो। ये हो चुका है। अब ये जो है वो कह रहा है कि जब हम बच्चों की संख्या आधी हो तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिल रही है? 16, यानी x/4 का मान 16 दे रखा है आपको। तो x का मान कितना हो जाएगा? 64 हो चुका है। यानी कि x क्या माना था हमने? बच्चों की संख्या मानी थी। बच्चों की संख्या कितनी हो चुकी है? 64 हो चुकी है। अब बांटी गई कुल नोटबुक की संख्या उसने पूछी है, वो कितनी है? कुल नोटबुक x और प्रत्येक बच्चे को मिलती है x/8। तो हम बच्चों की संख्या को जब प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली नोटबुक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल टोटल बुक्स की संख्या आ जाएगी। तो कुल नोटबुक कितनी हो जाएगी? नोटबुक कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी x इंटू x/8। तो 64 इंटू 64/8। ये आप भाग दोगे 8 और इसको करोगे तो आपका 512 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 37 की बात करते हैं। 21 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती है। 30 पुरुष उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष द्वारा अकेले और एक महिला द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो एक महिला एक दिन में W यूनिट बनाती है, ये मान लिया। 21 महिलाएं 21 इंटू W बनाएगी एक दिन में, और उसके बाद में इन्होंने 40 दिन काम किया तो 40 इतना कर देगी। 40 दिन में टोटल काम ये हो चुका है। और यही काम एक मैन 30 मैन इंटू 21 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। हो चुका है। अब यहाँ से देखो हम मैन और वुमेन का अनुपात निकाल सकते हैं एक दिन की क्षमता का। तो इतना आ चुका है।
तो डब्लू बटे मैन कितना आ जाएगा? आप क्या करोगे, 30/40 सरल करोगे तो 3:4 आ चुका है। यही पूछा गया है, एक महिला द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात। ओके, ये अनुपात किसका है? इनकी क्षमता का अनुपात है। तो हम कह सकते हैं कि देखो मैन, वुमेन और मैन का है, उल्टा लिख देते, मैन और वुमेन की बात करते हैं। अनुपात कितना है? 4:3। किसका है? क्षमता का। तो हमने हमेशा कहा है आपको, क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दिया होता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो। क्षमता का अनुपात 4:3 है तो समय का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ये हो गया है, ऑप्शन देख लो आप, 3:4 हो गया है। तो अब आपसे किसका पूछा गया है यहाँ पर देखो, तो पुरुष द्वारा अकेले और महिला द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में लगे होने वाले दिनों की संख्या का अनुपात। तो पुरुष द्वारा अकेले, पहले पुरुष और फिर महिलाएं आ रहा है, और हमारा आंसर क्या है? उल्टा आ रहा है समय का। किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात 3। तो कहाँ गलती की हमने देखो, 21 वुमेन इंटू 40 दिन में पूरा करती है, 30 मैन 21 दिन में पूरा करते हैं, 21 को 21 से काट दिया, ये 40 इतना हो गया। तो देखो मैन के नीचे 40 आएगा, वुमेन के नीचे 30 आ जाएगा, 30 40, मैन के नीचे मैन 40 और वुमेन 30 हो चुका है। 3:4 आएगा क्षमता का अनुपात। ओके, 3:4 आएगा किसका? हम्म, तो समय का अनुपात 3:4 आएगा। क्षमता का अनुपात मैन और वुमेन का 4:3 आया है, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाता है, 3:4 आएगा। तो एक पुरुष अकेले और एक महिला द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात। देखो यहाँ पर आंसर एक नहीं होगा, आंसर नंबर 4 होगा। यहाँ पर एक नहीं होगा, आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। आंसर 1 नंबर गलत दिया है। पहले पुरुष का कहा गया है, फिर महिला द्वारा, एक पुरुष द्वारा अकेले और एक महिला द्वारा अकेले, अनुपात 3:4 आएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 46 की। किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर किस दर से 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा? किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आप राशि निकाल लो। मान लिया x है, 6% इंटू 7 वर्ष के लिए बटे 100 कर दोगे, ये 840 के बराबर आएगा। अब यहाँ से आप इसका मान निकालते हो तो कितना आता है? ये 42। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, x इधर रख लो, 840 बटे 42 इंटू 100 हो जाएगा, काटोगे तो ये 20 बार। x का मान कितना आ चुका है आपका? 2000 रुपये आ चुका है। पहली चीज़ तो ये है, कितनी राशि आ चुकी है? 2000। अब कह रहा है उसी राशि पर किस दर से 5 वर्ष का उतना ही ब्याज प्राप्त होना चाहिए। ब्याज अब सेम है, राशि सेम है, दर हमें बतानी है 5 वर्ष के लिए। तो अब नया सवाल हमारा बचा है कि 2000, फिर दर को मान लिया, अब की बार हमने x या y मान लो, जिससे सवाल में कंफ्यूज नहीं हो, y मान लो। उसके बाद में 5 वर्ष की बात की गई है, ब्याज 840 ही रहना है अभी भी 2 से, तो ये 00 से 00 कट गई, 10 से यहाँ कट गया। y का मान यदि निकालोगे तो 84/2 कर दोगे और नीचे 5, तो 84/10 आ जाएगा, या 8 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा। कौन सा नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। सवाल नंबर 48 की बात करते हैं। हम चतुर्भुज दिया गया है आपको ABCD, विकर्ण किस पर मिल रहे हैं? E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 के कोण पर काटते हैं। ठीक है, अब आपको यदि मैं इसको ABCD लाइन से आपको बिंदु अंकित करने, कहाँ पर काट रहे हैं? E पॉइंट पर काट रहे हैं। अब ECB की बात करते हैं। ECB ये वाला कोण हो चुका है,
ये आपको दे रखा है 5a+4। दूसरा EBC, ये वाला कौन हो चुका है, ये आपको दे रखा है 4a+5। अब देखो ये वाला कोण 90 डिग्री है, दो अन्य कोण दे रखे हैं। यदि ये कोण 90 है तो बचे कोणों का योग कितना होगा, 90 के बराबर। यानी कि 5a+4 प्लस 4a+5 बराबर 90 डिग्री होगा। ये दोनों 90 के बराबर होंगे। ऐसे कर दो, यहाँ पर लिख देता हूँ BC बराबर किसके होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों मान रख दिए। ये आपका 9a+9 आ जाएगा बराबर किसके, 90 डिग्री के। तो यहाँ से 9 कॉमन आएगा, a+1 बराबर आपका 10 डिग्री हो जाएगा। a बराबर कितना आ चुका है आपका, 9 आ चुका है। अब आपसे पूछा गया है EBC, यानी B कौन पूछा गया है आपसे, यानी कि इस वैल्यू का मान पूछा गया है। 4a+5 का मान पूछा गया है। a का मान आप कितना रखोगे, 9 रख दोगे, +5 करना है। 36 + 5 कितना हो जाता है, 41 डिग्री आपका मान हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। सवाल नंबर 49 की बात करते हैं। लड़कों और लड़कियों के एक समूह से 12 लड़कियों के निकल जाने पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, 12 लड़कियों को बाहर निकाल दिया है, जिससे हमारे पास किसका अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। ये है बॉयज़ और ये है गर्ल्स। इसके बाद में कब बात करते हैं, 30 लड़कों को बाहर निकाल देने पर अब की बार लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया गया है, तो 30 लड़कों को बाहर निकाल दिया गया है। अब की बार पहले लड़कियों का दिया गया है और बाद में लड़कों का दिया गया है। तो पूछा गया है प्रारंभ में उनकी संख्या कितनी थी, लड़कों और लड़कियों की। तो देखो स्टार्टिंग का हमें अभी तक पता भी नहीं है। अभी बात करते हैं। अब देखो जब यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड अनुपात और इस अनुपात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो लड़कियों को तो नहीं निकाला गया, केवल 30 लड़कों को निकाला गया है। तो लड़कियों का अनुपात बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे है ना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको करता हूँ तो इसको भी करना पड़ेगा। यदि ऐसा करते हैं तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका 3 करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास 6 हो चुका है और ये कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। नया अनुपात हो चुका है। अब देखो लड़कियों की संख्या तो बराबर हो चुकी है। लड़कों का अंतर कितना है, 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का अंतर कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। तो आपको पता चल चुका है 5 की वैल्यू यदि 30 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। ये आपका कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो 6 की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी लड़कों की, यहाँ पर 1 की वैल्यू 6, तो 6 की 36। इसी प्रकार से इसको यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18। तो लड़के यहाँ पर चेंज नहीं हुए स्टार्टिंग में, यानी कि 36 थे। लड़कियां कितनी निकाल दी गई, 12। यानी स्टार्टिंग में ये 12 लड़कियां भी इनके साथ थी 18 के। 18 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी स्टार्टिंग में 36 लड़के और 30 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 61 की। एक ऐसा पूर्णांक n ज्ञात कीजिए जिसके लिए n/160 का मान इससे तो कम हो और इससे अधिक हो। कहने का मतलब है n/160 है ना, उसका मान किससे कम हो और किससे अधिक हो, तो हम कहेंगे 1/16 से तो कम हो लेकिन 1/20 से अधिक हो, ऐसा कह रहा है। अब सबसे पहले आप क्या करो, तीनों का या तो एलसीएम ले लो। तीनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं, ये कुछ काट देते हैं जितना कटता है। देखो काटते हैं तो यहाँ पर कितना, 4 से काटेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से काटते हैं तो ये 40 हो जाएगा और इसको 4 से काटते हैं तो 4 हो जाएगा। इतना हो चुका है। अब आप इनका एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो सब में नीचे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पर कितना मान आएगा, देखो ऐसा है कि सबका हर हमें 40 बनाना है, तो आप एलसीएम ले लो। 40 आ गया। 5 का जब आप 40 में भाग देते हो ना, ठीक है, कितना आ जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 8 आ चुका है। यहाँ बात करते हैं एन ही रह जाएगा 40, नीचे तो 40 है सबके नीचे, यानी कि 40 है अभी। और इसको यदि ऐसे ही लिखते हैं, नीचे यदि 40 बनाते हैं तो ऊपर 10 करना पड़ेगा, 10/40 हो जाएगा। ये हो चुका है। अब हम 40 को हटा सकते हैं यहाँ से प्रत्येक के नीचे से, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बराबर है सबके, तो
8n/10 इस प्रकार से हो चुका है कि यानी कि n की वैल्यू 10 और 8 के बीच में है। अब ये कहा गया है कि पूर्णांक ही होना चाहिए n, कोई भिन्न में मान नहीं होना चाहिए या पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो 8 और 10 के बीच में एक ही पूर्णांक बचता है, कितना? 9 बचता है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 66 की बात करते हैं। एक 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। अब देखो, एक कटोरा है इस प्रकार से, इसमें द्रव भरा हुआ है। कितनी रेडियस दे रखी है इसकी? 12 सेंटीमीटर। भरा हुआ है, जिसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। और वो कह रहा है कि इस प्रकार से बोतल है हमारे पास, बोतल से बढ़िया कैन मान लो, ठीक है। तो इस प्रकार से कैन में भरना है। तो वो कह रहा है कि कितने कैन हम भर सकते हैं पूरे पूरे उनको, ये कह रहे हैं कितने कैन भर जाएंगे इस प्रकार से। एक ही साइज की कैन है या बोतल है, तो कितनी बोतलें हम इससे भर सकते हैं जो हमें इस प्याले के अंदर दे रखा है, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे? अब देखो, इसकी रेडियस आपको दे दी है और यहाँ पर यदि बात करते हैं, इसकी रेडियस तो आपको दे रखी है 3 और इसकी ऊंचाई प्रत्येक बोतल की दे रखी है 4। अब मैं क्या करूँगा, इसका आयतन और इन प्रत्येक के आयतन टोटल के आयतन के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। अर्धगोले के आयतन की बात करते हैं, पूरे गोले का कितना होता है? 4/3 होता है। तो आधे गोले का 2/3 πr³ ये होता है। अब यहाँ पर इस बेलनाकार का आयतन कितना हो जाएगा? πr² h होता है। मगर यहाँ पर कितनी है ये अभी तक हमें पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है, तो हम इसको n कह देते हैं। n ऐसी बोतलें हैं जिनमें इसको पूरा पूरा भरा जा सकता है। अब मैं r को यहाँ पर कैपिटल R कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल है, दोनों में दिक्कत होगी। तो पाई से तो देखो पाई कट जाएगा। अब मान रखो आप 2/3। r को कितनी बार रखना है? 3 बार रखना है। इस प्रकार से रख दिया। इधर n है, r को इधर 3 है, 3 × 3 कर देंगे और ऊंचाई कितनी है? 4 है। अब आप यदि सॉल्व करते हो, ये 2 3 से ये कट जाएंगे, कितना कितना आ जाएगा? 4 4। और एक इस 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और एक 4 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना? n बराबर हमारे पास कुल टोटल कितना मान आ जाएगा? 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। n का मान कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ बोतलें 32 हो चुकी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 68 की बात करते हैं। ये इस प्रकार से दे रखा आपको, परसेंटेज से देखो परसेंटेज का साइन कट जाएगा और का की जगह हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई का साइन होता है इस प्रकार से। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है कि x - y इंटू क्या है? 15 के बराबर, और x + y इंटू क्या है? 9 के बराबर। 9 इंटू 9, 9 के बराबर क्या? इंटू 9। तो यहाँ से x - y और x + y बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका इधर तो देखो 9 है और ये नीचे आ जाएगा 15। यानी इस प्रकार से मान लो अनुपात में x + y का मान 15 आ चुका है और x - y का मान 9 आ चुका है। तो यहाँ से हम x/y का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? इन x वालों को दोनों प्लस वालों प्लस वाला जो दे रखा है कितना? 15। 15 में से 15 में 9 जोड़ोगे, ठीक है। यदि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हो तो x का मान आ जाता है। तो दोनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा? 24। 2 से भाग दोगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। दोनों को घटाओगे 6 आएगा, 2 का भाग दोगे 3 हो जाएगा। तो x/y का मान हमारे पास ये आ चुका है। अब आपसे पूछा गया है y x के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो क्या पूछा गया है? सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं कि y x के प्रतिशत की बात कर रहा है, तो 100 से कि y x के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो x/y का मान इतना है, तो y/x का मान उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/12 इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, ये 1 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको क्या बताना है? त्रिभुज का केंद्रक बताना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं, आप इसको कैपिटल X मान लो कि x
और y हो चुके हैं केंद्रक के निर्देशांक x और y मान लिया। ये निकालना है हमको x का मान और y का मान। कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 करना है। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 करना है। ये करना है आपको। तो जो पहले बिंदु में पहला मान है वो x1 है, दूसरे बिंदु में जो पहला मान है वो x2 है। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 3 करोगे तो ये 5 और 3 9 बटे 3 करोगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये दो बिंदु आपके कट चुके हैं। ये दो बिंदु में से कोई सा हो सकता है। y का मान निकालते हैं। 5 9 1 5 9 1 बटे 3 करोगे, ये 6 5 14 15 15 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना आया? 5 मान आ चुका है। यानी x का मान 3 और y का मान 5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो चुका है। सवाल नंबर 70 की बात करते हैं। यदि दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रम से ये और ये दे रखे हैं तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग पूछा गया है। तो देखो समांतर माध्य क्या होता है? दो संख्याओं का, मान लिया कि वो दो संख्याएं x और y है तो x प्लस वाई बाई 2 कितने के बराबर दे रखा है? 10 के बराबर। और गुणोत्तर माध्य क्या होता है? अंडरूट x इंटू वाई। यदि दो संख्या x y है तो उनका गुणोत्तर माध्य है अंडरूट x इंटू वाई होता है। ये आपको 5 के बराबर दे रखा है। 5 के बराबर दे रखा है। अब हमें देखो क्या निकालना है कि जो दो संख्याएं थी उनके वर्ग कर कर उनका योग करना है, ये निकालना है। तो मैं जानता हूं कि x प्लस वाई का यदि होल स्क्वायर करते हैं ना तो इसमें एक आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2xy, ये आता है हमारे पास। तो यदि मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि रखना है ना एक साइड में, बाकी को दूसरी साइड ले जाता हूँ, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा। तो ये मेरे को मान निकालना था। तो कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल लो। तो वो आपका आ जाएगा x प्लस वाई की यदि बात करते हैं तो आपका 20 आ जाएगा। और यहाँ से x इंटू वाई की यदि बात करते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर किया तो इधर 25 हो जाएगा, इधर एक्स वाई हो जाएगा। ये मान आपको यहाँ पर रखने हैं। ये आपका 400 हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 50 हो जाएगा। कितना मान आ जाएगा? 350 आ जाएगा आपका। 350 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 73 की बात करते हैं। एक दर्जी 1 मीटर कपड़े में 6 वस्त्र बना सकता है, तो इतने मीटर कपड़े में कितने कुल वस्त्र बना पाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 33.5 इंटू 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 30, 3 आई हासिल 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 2 आई हासिल 18 और 2 20 हो जाएगा। और पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद, यानी कि 201 कपड़े बना पाएगा वो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 76 की बात करते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है तो इस प्रकार बने नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, स्टार्टिंग में त्रिज्या कितनी थी? देखो 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो मैं कहूँगा गोले की त्रिज्या में जो वृद्धि की गई है 2 से कितनी? 1 की वृद्धि, यानी कि अब 3 हो गई है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी? इनका स्क्वायर कर दो, रेडियस का यानी कि स्क्वायर कर दो। ये 4 हो गया, इसका 9 हो गया। तो वो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार बने नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी नए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पहले वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है ये बताना है, अधिक नहीं बताना। यानी कि अब 9 है, वो बताना है कि 4 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। अधिक कहता तो हम कहते कि 9 में से 4 घटाते 5 आता ऊपर। अभी ये बताना है। अब देखो यदि आप इसको 4 से काटते हो तो कितना आता है? 25 आता है। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 80 की बात करते हैं। अब देखो ये एक अच्छा सवाल है। एक फर्म में बिजली बिल का एक भाग नियत है और दूसरा भाग खपत की गई बिजली की यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। मान लिया देखो जैसे आपके पास बिजली का बिल आता है घर पे, तो उसमें एक तो आपसे बिल लिया जाता है कि नॉर्मल जैसे 200 रुपये 300 रुपये इस प्रकार से आता है। वो होता है कि मेंटेनेंस चार्ज, वो तो हमेशा फिक्स रहता है। हर महीने एक फिक्स चार्ज आता है, 200 आता है, 300 आता है।
उसको हमने मान लिया x, और बाकी जितनी आप यूनिट खर्च करते हो उसके अनुसार और पैसे लगते हैं। माना कि मैंने y यूनिट खर्च करी तो उसके अनुसार से पैसे लगेंगे, जितनी यूनिट खर्च करूंगा उसके अनुसार, और x है जो हर महीने फिक्स है आपका। तो ये आपके पास दो चीज़ें हो चुकी है इस प्रकार से। तो वो कह रहा है कि किसी माह में 480 यूनिट खर्च हुई और इतना बिल आया। दूसरे माह की बात करें तो 960 यूनिट खर्च हुई और इतना बिल आया। अब अगले माह की बात करें तो 500 यूनिट खर्च होती है तो कितना बिल आएगा। तो देखो एक्स तो हमेशा फिक्स आने वाला है, क्योंकि ये तो आपका सर्विस चार्ज है जो लगना है वो लगेगा ही। उसके बाद में आपने 480 यूनिट खर्च की है, प्रत्येक यूनिट का वाई रुपए है, तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 1620 के बराबर है। इसी प्रकार से एक्स तो आपका अगले महीने भी लगना है। फिर 960 क्या आपने यूनिट खर्च की, एक यूनिट के पैसे वाई लगते हैं, तो ये आपका 2250 रुपये इस प्रकार से हो चुके। अब यहाँ से आप दो दो इक्वेशन है, दो आपके पास वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आप दोनों को निकाल सकते हो दो। तो यहाँ सबसे पहले मैं दूसरे में से पहली संख्या घटाता हूँ, तो एक्स तो इससे तो एक्स कट जाएगा, बाकी मेरे पास क्या बचेगा 0 1 और ये 210 इंटू वाई बराबर बचेगा। अब यहाँ यदि हम घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, और 22 में से 16 घटाओगे तो आपका कितना बचता है, यहाँ पर 6 बच जाता है। तो वाई का मान मेरा कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। वाई का मान आपका 3 आ चुका है, यानी कि एक यूनिट का चार्ज कितना हो चुका है, 3 रुपये होता है। अब हमें x का मान और निकालना है, पहली इक्वेशन में रख दो y का मान। y का मान यदि हम रखते हैं पहली इक्वेशन में, कितना रखोगे 480 इंटू 3, तो एक तो 0 आ जाएगा, 3 चौक 3 8 है 24, 2 आई हासिल 12 और 2 14, इतना हो चुका है। इधर आपका 1620 है, तो x का मान कितना सा आ जाएगा, 1620 में से 1440 घटाओगे। यदि ये 1420 होता तो पूरा पूरा 400 बच जाता, मगर ये 20 ज़्यादा है तो कितना 380 ही बचेगा। तो x का मान मेरा कितना आ चुका है, 380 रुपये आ चुका है, 380 रुपये आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है, 380। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 380, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 रुपये। अब अगले महीने उसने पूछा है कि कितना बिल आएगा, 500 यूनिट खर्च हुई है, तो x प्लस 500 इंटू वाई ये आएगा। x का मान 380 है और y का मान 3 है, तो ये 1500 हो जाएगा आपका। इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो 3, तो कहाँ पे गलती हुई है, 1400 200 आता, ठीक है, यहाँ पर कितना आता 200 आता, लेकिन क्या हुआ कि 20 और ज़्यादा घटाना है तो 180 ही आएगा। कितना 180 है, 380 नहीं 180, 180। तो इन यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये आपका 1680 आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 82 की बात करते हैं। दो साइकिल सवार एक स्थान से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाते हैं, आरंभ करते हैं। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर की ओर जा रहा है और दूसरा दक्षिण की ओर जा रहा है, किससे 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब पूछा है कि कितने समय के बाद में जो उनके बीच की दूरी, मान लिया पहला यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है, तो उनके बीच की दूरी 43.75 हो जाएगी कितने समय के बाद में, यानी समय पूछा गया है। अब यहाँ देखो चाल दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो जुड़ जाएगा, एक ही दिशा में चलते हैं तो घट जाता है, दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं तो जुड़ता है। तो आपके पास जो दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितनी है 43.75 है, और जो चाल है दोनों जोड़ दोगे आप 35 हो जाएगा। 7 से यदि इसको काटते हो 7 6 42 हो जाता है, फिर 7 दूनी 14 हो जाता है, 7 5 35 हो जाता है, नीचे 7 से काटोगे तो 5 बार आता है, और दशमलव कितने स्थानों के बाद 2 के बाद लगती है तो नीचे 100 आ गया। अब इसको यदि हम काटते हैं ना 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25 और नीचे 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, ठीक है। 12.5 क्या 1.25 आ जाएगा, और समय किस में, मिनट में पूछा गया हमसे, तो इसको और सरल कर लेते हैं, 5/4 आ जाएगा। इसको आप मिनट में बनाने के लिए
देखो 5/4 आपका किसमें आवर के अंदर है, हमें पूछा गया है मिनट के अंदर, तो क्या करोगे 5/4 इंटू 60 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, ये काटोगे तो 15 आएगा, कितना हो जाएगा 75 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, एक आएगा। ये हो चुका है। 83 की बात करते हैं। एक खंबे का निचला हिस्सा स्टील का है और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। एक खंबा है, इस प्रकार से, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं, इस पूरे को हम कर देते हैं, ये लकड़ी का है, इस प्रकार से। उप तो क्या कहा गया है, नीचे वाला स्टील का है और ऊपर वाला हिस्सा क्या है, लकड़ी का है। अब एक बिंदु दिया गया है, कितनी दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर। जमीन पर खंबे के आधार 200 क्या 100 दिया गया है। जमीन पर खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, इस बिंदु को ए मान लिया। कितनी, 100 मीटर की दूरी पर। क्या कह रहा है, एस का उन्नयन कोण ए से लकड़ी के हिस्से हिस्से के शीर्ष एस, इसको एस कहा गया है। इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है इन्होंने, 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये हो गया बिंदु ए से स्टील के हिस्से का शीर्ष आर, ये, और आर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री दे रखा है। तो लकड़ी के हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो ऊपर वाला है एस आर की लेंथ हमें बतानी है, ये हमें ज्ञात करनी है, इतनी इतनी, ये पूछी गई है आपसे। इसको मान लिया एक्स है। देखो जब ये कोण 45 है तो आप जानते हो ये कोण भी 45 होगा, ठीक है। तो इनके आम सामने की भुजाएं बराबर होगी, किस अनुपात में होती है, यदि ये 100 दे रखी है तो ये भी 100 में होती है, क्योंकि 1:1 में होती है। ये 100 है तो ये भी 100 में होगी। एक चीज तो ये हो चुकी है, यानी ये 100 तो ये 100, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। ये 45 के सामने की भुजा 100 तो ये वाली भुजा भी 100 होगी। अब बात आती है जब पूरे त्रिभुज की बात करते हैं, बड़े वाले की, ये कोण 60 का है, ये कोण कितने का हो जाएगा, 30 का। अब ऐसे त्रिभुज की यदि बात की जाए, ये 30 का है, ये 60 का कोण है, तो 30 के सामने की भुजा 1 के अनुपात में होती है, 60 के सामने की भुजा √3 के अनुपात में होती है, और ये किसके, 2 के अनुपात में होती है, इस प्रकार से होती है। अब देखो एक वाली भुजा आपको कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू 100 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 100 √3 हो जाएगी। यानी पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, ये मेरी 100 √3 हो जाएगी। पूरी की लंबाई बात करें तो x कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 100 √3 में से 100 माइनस करना है, 100 आपका कॉमन आ चुका है, √3 - 1 हो जाएगा। √3 का मान अब आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको दे रखा है यहाँ पर 1.732, ये मान रख दो आप। जब ये मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और 0.732 इतना आ जाएगा। अब देखो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 दशमलव से 2 दशमलव कट जाएगी, ये 73.2 मीटर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 84 की बात करती हैं। किसी वस्तु x के मूल्य में प्रतिवर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है, जबकि एक अन्य वस्तु y के मूल्य में प्रतिवर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है। 2002 में x का मूल्य इतना है, y का मूल्य इतना है, तो किस वर्ष में वस्तु x का मूल्य y के मूल्य से 40% अधिक हो जाएगा। यानी देखो अब वो पूछ रहा है कि किस वर्ष के अंदर वस्तु x का मूल्य y के मूल्य से 40 पैसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहली वस्तु का मूल्य हम मान लेते हैं a और दूसरी वस्तु का मूल्य b मान लेते इस प्रकार से। पहले कितना था, 5.20 था, ओके। हर पैसे कितने बढ़ता है, 0.40 बढ़ता है। तो जितने भी साल में 40 का अंतर आया है, मान लिया कि x साल के अंदर आया है उनके अंतर, तो x साल में ये हर साल 40 बढ़ा है, तो x साल में कितना बढ़ गए। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं y का पहले मान इतना था और प्रत्येक साल
0.25 बढ़ता है तो इसको y से आप मल्टीप्लाई कर दो, इतना बढ़ गया। अब वो कह रहा है कि a माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 0.40 दे रखा है, ठीक है। और x यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पर x ही आएगा, यानी कि x साल में ये इतना बढ़ गया, एक साल में 0.40 बढ़ता है यानी 40 पैसे बढ़ता है, तो x साल में इतना बढ़ गया और y भी x साल में जितना बढ़ गया, और दोनों का अंतर कितने के बराबर आ जाएगा, 40 पैसे के बराबर हो गया है। अब बढ़कर पूछा गया कितने सालों में, यानी x की वैल्यू निकालनी है हमें। a में से b घटाकर 40 पैसे आता है, दोनों का मान रख दो। आप मान रखा तो ये आपका 5.20, या हम यहाँ पे ही घटा देते हैं आपको, देखो मैं यहाँ रख देता हूँ a माइनस बी बराबर 0.40, ये सवाल में दे रखा है। अब हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इधर भी घटाना पड़ेगा और इधर भी घटाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, b में से a घटा रहे हैं, या a में से b घटा दो, किसी में से भी। a माइनस बी आ चुका है, ये क्या बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है 5 से, तो माइनस आएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो चुकी है, घटाने पर कितना आएगा, 1.10 इतना आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 0.40 में से 0.25 घटाते हो तो 0.15 बचता है, तो 0.15x हो जाएगा। ये आपका हो चुका है x माइनस वाई का मान। हमको कितना दिया गया, x माइनस वाई का मान 0.40, यानी कि माइनस 1 पॉइंट इतना 0.15x बराबर है 0.40 के बराबर। तो 0.15x किसके बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो 1.50 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आपका कितना आ जाएगा, 1.50 बटे 0.15, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये आपका कितना आ चुका है 10, यानी कि 10 साल में, स्टार्टिंग वर्ष 2000 था, 10 बढ़ाओगे 2000 से, 10 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 2 में 2012 हो जाता है, यानी कि 10 वर्ष बाद यहाँ पर 10 आया है हमारे पास x का मान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, 4 हो चुका है। सवाल नंबर 86 की बात करते हैं। यह आपको दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, किसी शहर में एक सप्ताह में 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा और केवल दिन के समय में होने वाली वर्षा के प्रतिशत को दर्शाया गया है। ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले दिनों में हुई वर्षा का अंतर लगभग कितना होगा। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम क्या कहा गया है, 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा। तो जो नीली वाली लाइन है वो आपको प्रत्येक दिन होने वाली वर्षा को दर्शाया गया है, ठीक है। और जो ऑरेंज वाली लाइन है उसको आपको प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है कि दिन के अंदर, रात और दिन दो चीजें हैं, तो केवल दिन के अंदर कितनी वर्षा हुई वो प्रतिशत के रूप में आपको बताया गया है। अब देखो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत लगभग मानना पड़ेगा। ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले दिन में हुई वर्षा का अंतर बताना है कितना हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे अधिक वर्षा किस दिन हुई है, यहाँ पर हुई है, और सबसे कम वर्षा कहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर बताना है कि कितना आया है। तो सबसे अधिक देखो, इसको यदि मैं लेता हूं तो 220 230 के आसपास ले सकते हो आप, और इसको हम कितना ले सकते हैं, 120 130 के आसपास ले सकते हैं। तो इन दोनों को यदि घटाते हैं 220 120 तो कितना आता है, 100 mm आ जाता है, 100 mm आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला तो ये है सवाल। उसमें भी सेम ये कहा गया है, पूछा क्या गया है, इन 2 दिनों के दौरान दिन के समय में सर्वाधिक वर्षा हुई। अब क्या पूछा गया है, दिन के समय में सर्वाधिक वर्षा हुई है, ठीक है। इन 2 वर्षों के दौरान तो हमको प्रत्येक की निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर पहले में तो क्या है कि ये जो ऑरेंज लाइन है 0, यानी कि 0% है। तो दिन में यहाँ पे तो पहली बात करते हैं 0% वर्षा, 0 ही वर्षा हुई है, क्योंकि किसी का आप 0% निकालते हो तो 0 ही आएगा। ये दिन में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है। आगे बात करते हैं इसकी, तो हमें सबसे पहले वैल्यू माननी पड़ेगी। मैं इसको 220 मान लेता हूँ, ये आपका 150 हो गया, ये तो दिखाई दे रहा है। इसकी बात करते हैं, ये आपका 200 है,
इसकी बात करोगे तो आप यहाँ इसको कितना मान सकते हो, 170 मान लो। इसको हम मान लेते हैं 140 मान लेते हैं, और 100 और 150 के बीच में चाहे आप 120 मान लो इसको, इस प्रकार से 130 मान लो, 120 मान लो, इस प्रकार से आपको मानना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब इन सब को मैं क्या है कि लगभग बराबर से हैं, इसलिए मैं 40-40 प्रत्येक को 40-40 मान लेता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए 50-60 मान दिया, ये 50 की लाइन पर है। अब हमें ये देखो, ये सब परसेंटेज में दे रखे हैं आपको नीचे वाले सारे, तो प्रत्येक का निकालना पड़ेगा। जैसे यदि बात करते हैं 220 का 40% आपको निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा। पहला मान कितना आ गया है, 88 आ चुका है आपका ये मान। अगली बात करते हैं 150 का 40% यदि निकालना है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये आपका 60 आ चुका है। 200 की बात करते हैं, 40% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कट गई, ये आपका 80 आ गया। चौथे की बात करते हैं, थर्सडे की बात करते हैं, तो आपका 170 का 40% निकालना है, कितना आ जाएगा, 2 0 से 17 चौको 17, 34, 68। उसके बाद में 140 का 60% निकालना है, ये 2 0 से 2 0 का ही, और कितना आ चुका है, 84 आ चुका है। और लास्ट वाले की बात करते हैं, 120 का 50% निकालना है आपको। 50% साफ जानते हो आप कितने के बराबर होता है, 60 के बराबर होता है। ये आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। देख लो तब से सबसे बड़ी दो वैल्यूज कौन सी है, एक तो ये हो चुकी है और दूसरी ये हो चुकी है। तो पहले दिन तो 0 था, फिर मंडे को 88 था, फिर यहाँ पर 60 आया, फिर यहाँ पर आपका 80 आया, फिर यहाँ 68, यहाँ 84 और यहाँ 60। कौन से दो दिन बड़े हैं, एक फ्राइडे हो गया, एक मंडे हो गया। तो मंडे और फ्राइडे आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, 4 हो चुका है। सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। 250 मोबाइल फ़ोन बनाने की कुल लागत कितनी है, 25 लाख है। तो एक फ़ोन की परिवहन लागत बतानी है आपको, ट्रांसपोर्ट लागत केवल एक फ़ोन की। तो सबसे पहले आप एक फ़ोन की कीमत निकाल लो। तो टोटल लागत कितनी है, 25 लाख। लाख में कितनी जीरो होती है, ये आपकी 1000 के लिए ये हो चुका है, 3 और 2 इतना हो चुका है। इसको 250 फ़ोन से डिवाइड करोगे आप, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 25 से 25 कट जाएगा, कितना बचा आपका, तो 1 और 4 0 बच गई, 4 0 बच गई, यानी कि 10,000 रुपये एक फ़ोन की कीमत हो गई। तो एक फ़ोन का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पूछा गया आपसे, कितना परसेंट है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10% है। तो देखो 100% की वैल्यू एक फ़ोन की कितनी दे रखी है आपको, 10,000 रुपये दे रखी है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो आपको 100% की दे रखी है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीछे से एक जीरो हटा दो, यानी कि 1000 रुपये उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है एक फ़ोन का। तो ये हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया यहाँ से। इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 89 की। 250 मोबाइल फ़ोन बनाने की कुल लागत कितनी उतनी। तो एक फ़ोन की यहाँ पर भी कीमत कितनी है, 10,000 रुपये, ये ठीक है, वही चीज़ है। तो मोबाइल फ़ोन की पैकिंग लागत और तकनीकी लागत से कितनी कम है। तकनीकी लागत कितनी है, 15% है टेक्नोलॉजी, और दूसरा है पैकिंग कॉस्ट कितनी है, 5%। दोनों का अंतर कितना हो गया, 10%। 10% की वैल्यू पूछी गई है आपसे, ये आपको 100% की वैल्यू दी गई है। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका 1000 रुपये हो जाएगी एक फ़ोन की, 10% 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।